नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस्ट पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का जो एसईसी पेपर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल एथिक्स यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता। इस चैप्टर की हम वन शॉट क्लास को यहाँ डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल अपनी क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट के एसईसी पेपर एनवायरमेंटल एथिक्स है उनके लिए क्लास रहेगी बेहद खास। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ। बहुत आसान सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा-सा ये पेपर है। छोटी क्लासों में आपने इसके बारे में खूब पढ़ा है, सुना है, तो अब बस उन्हीं पूरे सिलेबस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट है जिसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल एथिक्स यानी कि एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होती है, पर्यावरणीय नैतिकता। उसको हम समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा क्या है? देखो, एथिक्स का मतलब हम जानते हैं, नैतिकता का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि ये नैतिक आचरण होना चाहिए। नैतिकता का मतलब होता है कि इंसान का एक मोरल ड्यूटी या मोरल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट के साथ इंसान का या मानव का नैतिक आचरण को हम के नाम से जानते हैं। तो समझ लेते हैं इसको। Environmental ethics is a branch of philosophy that studies the moral relationship between human beings and the natural environment। अर्थात पर्यावरणीय नैतिकता दर्शन की वह शाखा है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करती है। इट एग्जामाइन हाउ ह्यूमन वुड्स behave towards nature, including plants, animal, forest, rivers, air and other natural resources। यह इस बात की जांच करती है कि मनुष्य को प्रकृति जैसे पौधे, पशु, जंगल, नदियाँ, वायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति हमें नैतिकता रखनी चाहिए और एनवायरनमेंट को हमें आगामी पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। उस व्यवहार को जो स्टडी करती है उसे हम एनवायरमेंटल एथिक्स के नाम से जानते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स emphasizes that nature has intrinsic value not just utility value for human use। यानी कि पर्यावरण नैतिकता इस बात पर जोर देती है कि प्रकृति का अपना आंतरिक मूल्य है, न कि ये केवल मानव के उपयोग के लिए उपयोगी मूल्य है। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन हैव मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यह मानती है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना और संरक्षण करना मनुष्य का क्या है, एक नैतिक दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है। In simple words, we can say that environmental ethics guides human actions to ensure sustainable use of natural resources and ecological balance। यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण नैतिकता मानव कार्यों को इस प्रकार मार्गदर्शित करती है या मार्गदर्शन देती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग हो सके और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। यानी कि प्रकृति का अपना एक वजूद है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, ना कि ये कि वह मनुष्य के कितनी काम आ सकती है। इस बात को बताती है पर्यावरणीय नैतिकता और ये बताती है कि मनुष्य को इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण क्या हो सके, बचाया जा सके। की पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी अवधारणा के मुख्य बिंदु क्या है? इट डील्स विद द मोरल वैल्यूज रिलेटेड टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। ये प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े नैतिक मूल्यों से संबंधित एक विषय है। इट फोकसेज ऑन राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन एक्शंस अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। यह पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवीय कार्यों के सही और गलत पहलुओं पर ध्यान देती है कि कौन सा कार्य मनुष्य का प्राकृतिक संगत है और कौन सा कार्य उसका गलत है। यानी कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कौन सा उसका एक्शन है और एनवायरनमेंट के फेवर में कौन सा एक्शन है, उस बात पर भी ये स्टडी करती है, उस बात को भी ये फोकस में लाती है। इट प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को समर्थन करती है या उसका यह एक तरीके से आत्मसात करती है। अब बात करते हैं एनवायरमेंट एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि एनवायरमेंटल एथिक्स क्यों जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स लाइज इन गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग। अर्थात पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व है मानव व्यवहार को पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली की ओर मार्गदर्शित करने में है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
यह प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करती है। यानी कि हमें एनवायरमेंटल एथिक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारी लाइफ में पर्यावरण नैतिकता होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का पता चले कि क्या पॉल्यूशन का स्टेटस है या फिर पॉल्यूशन है तो कितना है, हम डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, या यूँ कहे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नए प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हम कितनी हानि पहुंचा रहे हैं, कितनी वह लॉस में है। इन सब की जागरूकता के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स का पढ़ना या एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। यानी कि मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के लिए कैसा है, इस बात को जानना है तो हमें एनवायरमेंटल एथिक्स फॉलो करने होंगे। एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्प्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज टू मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज। पर्यावरण नैतिकता व्यक्तियों और समाज को ऐसे जिम्मेदार निर्णय लेने में सहायता करती है जो पर्यावरणीय क्षति को क्या करें, कम करें। यानी कि मानव को इस प्रकार निर्णय लिया जाने में हेल्प करती है एनवायरमेंटल एथिक्स, ताकि प्रकृति का कम से कम नुकसान हो। इट ऑल्सो इंकरेजेज रेस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रमोट्स एनवायरमेंटल जस्टिस। ये सभी प्रकार के जीवन के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है और पर्यावरणीय न्याय का समर्थन करती है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, प्राणी जीव मात्र है, उन सब के प्रति एक रेस्पेक्ट का ये भाव रखती है और ये बताती है कि सारे जो प्रकृति ने जिनको भी बनाया है वो सारे अपने आप में क्या है, वैल्यूबल है। इसलिए ये एनवायरमेंटल जस्टिस को क्या करती है, प्रमोट करती है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एनवायरमेंटल एथिक्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन पॉलिसी मेकिंग, एनवायरमेंटल लॉज एंड ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट। यानी कि आधुनिक विश्व की बात करें तो आज जो पर्यावरणीय नैतिकता है वो पर्यावरण के प्रति नीति निर्माण करने में, पर्यावरणीय कानून बनाने में और पृथ्वी यानी कि हमारे इस ग्रह की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एनवायरमेंटल एथिक्स ही है जिसको ध्यान में रखकर हम प्रकृति के रिगार्डिंग कुछ कानून, कुछ नियम कायदे बनाते हैं और ग्लोबल लेवल पे हम उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ग्लोबल लेवल पे हम एक होते हैं उन बातों को लेकर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता की क्यों जरूरत है या यूं कहीं इसका महत्व है क्या है। प्रमोट्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देती है। एनकरेजेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास को प्रोत्साहित करती है। इट प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, यह जैव विविधता और पारिस्थितिक की रक्षा करती है। इट रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण को क्या करती है, कम करती है। इट एंश्योर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके प्रति भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इट सपोर्ट्स एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एनवायरमेंटल पॉलिसीज, पर्यावरणीय नीतियों में नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है। तो ये थी अपनी फर्स्ट यूनिट। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। हैं सेकंड यूनिट की, जिसमें हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे क्या है या पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्यूशन, वेरियस टाइप्स, सोर्सेज एंड कंट्रोल मेजर्स, यानी कि प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के सोर्सेज यानी कि कहाँ से प्रदूषण होते हैं और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। प्रदूषण जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ऐसा तत्व जो पर्यावरण में मिल जाता है और पर्यावरण को नेगेटिवली क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसे हम प्रदूषक कहते हैं और इस सिचुएशन को हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं, इनकी पोल्यूशन कहा जाता है। Pollution refers to the introduction of harmful substance or energy into the environment that causes adverse changes in natural system। यानी प्रदूषण का अर्थ है कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा का प्रवेश होना जिससे प्राकृतिक तंत्रों में नकारात्मक परिवर्तन होता है। These harmful substances are called pollutants and they degrade air, water and land quality affecting human health and ecosystem। इन हानिकारक पदार्थों को हम प्रदूषक कहते हैं और ये वायु, जल, भूमि आदि की गुणवत्ता को खराब करते हैं और मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को ये नकारात्मक तौर पर प्रभावित करते हैं। Pollution pollution is one of the major environmental issues caused mainly by human activities such as industrialization, urbanization and excessive use of natural resources। यानी कि प्रदूषण एक
प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएँ हैं जो कि ज़्यादातर मनुष्य के द्वारा की जाने वाली औद्योगिक गतिविधियों से यानी कि अति औद्योगीकरण से, नगरीकरण होने से और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि मनुष्य आज हम क्योंकि आज की इंडस्ट्री औद्योगीकरण को ज़्यादा देखती है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आज के टाइम पे, तो इस वजह से जो उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल जो अ स्क्रैप निकलता है वह पर्यावरण में मौजूद होकर पर्यावरण को डिग्रेड करता है, प्रदूषण बढ़ाता है। नगरीकरण यानी कि अर्बनाइज़ेशन का मतलब होता है जिसमें पेड़-पौधे काट दिए, डिफ़ॉरेस्टेशन कर दिया, हमने कहीं कोई प्राकृतिक जगह नहीं छोड़ी, वहाँ उस वजह से जो प्रदूषण होता है दैट इज़ ड्यू टू अर्बनाइज़ेशन और ज़रूरत से ज़्यादा हमने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत विदोहित किया, उस वजह से आजकल ये मुख्य तौर पे पर्यावरणीय इश्यू बना हुआ है प्रदूषण। तो चलिए समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रदूषण की कौन-कौन से प्रकार के या किस तरह के प्रदूषण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। छोटी क्लास में हमने इनको खूब पढ़ा है। Air pollution occurs when harmful gases, dust, smoke, or particulate matter enter the atmosphere and degrade air quality। यानी कि वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें, धूल, धुआं या कण वायुमंडल में प्रवेश कर वायु की गुणवत्ता को क्या करता है, खराब करता है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज सॉरी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये श्वसन रोगों का कारण बनता है और वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन में मदद करता है या यूँ कहे उसको उसमें योगदान करता है क्योंकि देखो वायु अगर खराब होगी तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है या यूँ कहे जो हम सांस लेने वाली जितनी भी बीमारियां होती है वो अ, वायु प्रदूषण की वजह से होती है तो उसमें इजाफा होता है या यूँ कहे श्वसन से रिलेटेड हमारे रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा क्योंकि वायु खराब होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी इससे क्या होगी, बढ़ेगी या उस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, तो इस तरीके की इससे प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का तत्व क्या है, सॉरी स्रोत क्या है? इंडस्ट्रियल एमिशंस यानी कि उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन, व्हीकलर एग्जॉस्ट यानी कि वाहनों से निकलने वाला धुआँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधनों का दहन और फॉरेस्ट फायर यानी कि वन में लगने वाली अग्नि, इन आदि से क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। और आज आप दिल्ली की कंडीशन देख सकते हो, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इसका है व्हीकलर एग्जॉस्ट का और इंडस्ट्रियल एमिशंस का। इन 2 से आज दिल्ली में श्वास लेने की भी क्या नहीं है, सिचुएशन प्रॉपर नहीं है। अब बात करते हैं हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसके मेजर्स क्या है? यूज़ ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि हम स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करें, यानी कि हम सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, इनको क्या करें, यूज़ करें, तो इससे हम कहीं न कहीं वायु प्रदूषण को क्या कर पाएँगे, कम कर पाएँगे। इंस्टॉलेशन ऑफ फ़िल्टर्स एंड स्क्रबर्स इन इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योगों में फ़िल्टर और स्क्रबर की स्थापना करें। स्क्रबर क्या होता है, एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है। जैसे मान लो ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यहाँ पे एक चिमनी लगी हुई है और इस चिमनी से क्या निकलता है, धुआँ निकलता है। डायरेक्ट ये धुआँ बाहर नहीं निकले, उससे पहले यहाँ बीच में क्या लगा दिया जाए, एक ऐसी डिवाइस लगा दिया जाए जो इसको क्या कर दे, फ़िल्टर कर दे। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्क्रबर कहते हैं। तो इस तरीके के स्क्रबर को यूज़ करना, फ़िल्टर्स को यूज़ करना ताकि उस जो हानिकारक गैसें हैं उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके एनवायरनमेंट में मिलने से। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज बड़े-बड़े शहरों में आप देखते हो कि यानी कि सब पर्सनल गाड़ी लेके निकलते हैं। व्यक्ति एक बैठा रहता है, गाड़ी एक है। यानी कि एक ही गाड़ी में एक-एक जना होता है, यानी कि पर्सनल साधन लेके चलते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दें, तो एक बस में 50 लोग चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं जो सड़कें हैं, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, उससे निकलने वाला धुआँ कम होगा और इस वजह से और इस तरीके से हम पर्यावरण प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। फिर है एफ़ोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण, यानी कि हमने जंगलों को काट दिया है, जंगलों को साफ करके हमने मकान बना लिए हैं, जगह हमने छोड़ी नहीं है प्रकृति के लिए, तो अगर हम वनीकरण को बढ़ावा दें और पेड़-पौधे खूब लगाएँ, तो कहीं न कहीं वो हानिकारक जो धुआँ होती है या हानिकारक जो गैसेज़ होती है, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और हम वायु प्रदूषण को इस प्रकार कम कर पाएँगे। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। वाटर Water pollution occurs when harmful substances such as chemicals, sewage, and industrial waste contaminate water bodies, making water unsafe for drinking and aquatic life। यानी कि जल प्रदूषण तब होता है जब जल में रसायन,
सीवेज यानी कि जो मल-मूत्र है, गंदा पानी है और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे हानिकारक पदार्थ जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं, जिससे जल पीने योग्य नहीं रहता और जलीय जीवन इससे होता है, प्रभावित तो होता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी कि वाटर पॉल्यूशन के स्रोत क्या है? कैसे बढ़ता है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स यानी कि जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, यानी कि यहाँ पे कोई औद्योगिक फैक्ट्री है तो इससे जो भी कचरा-वचरा निकलता है वो पानी के माध्यम से फैलकर क्या कहाँ चला जाता है? नदियों में मिल जाता है और नदियाँ आगे जाके समुद्रों में मिल जाती है। इस प्रकार जो हमारी जो जलीय जो जीवन है, यानी कि मछलियाँ वगैरह है, जो भी है जल, जो जल में रहने वाली एक्वाटिक लाइफ़ है, वह तो इम्पैक्ट होती ही होती है, साथ में पूरी धरती को या यूँ कहें हमारी ज़मीन को भी ये क्या करता है? नुकसान करता है। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट जल इसका स्रोत है। दूसरा डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घरेलू सीवेज, यानी कि जो गंदे नाले हैं हमारे घरों के, या फिर हम यूँ कहें जो मलमूत्रों के जो नाले हैं, वह डायरेक्ट हमारे जल स्रोतों में मिल जाते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ यानी कि कृषि अपवाह है। इसमें क्या होता है, जैसे खेतों से, ये कोई खेत है, इस खेत में हमने क्या किया, फसल करी तो हमने इसमें कोई ना कोई कीटनाशक वगैरह डाले, यहाँ पे बरसात आई और इस खेत का पानी भरकर वह बहकर बाहर आया, नदी में आया, नदी से समुद्रों में पहुँचा, उसमें भी केमिकल आ गया, तो इससे भी क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर ऑयल स्पिल्स यानी कि तेल का रिसाव मतलब समुद्रों में बड़े-बड़े जहाज आते हैं। बड़े-बड़े जहाज़ों से हमारा बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो कई बार उन समुद्रों में वह जहाज़ों से क्या हो जाता है, तेल का रिसाव हो जाता है। इस वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हमारा हो रहा है। तो ये कुछ मेजर जो सोर्स है। अब बात करें कंट्रोल मेजर्स की, यानी कि किस प्रकार हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर यानी कि औद्योगिक और जो घरेलू अ, अपशिष्ट जल है, उसको सही ढंग से क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसे प्लांट लगाए जाए जहाँ पर इनको हम वापस फ़िल्टर कर सकें। प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट यानी कि उचित सीवेज का क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। वो हमारे जो सीवेज है वह प्रॉपर हो, ताकि उसका जो मलमूत्र है वो सीधा तालाबों में या पानी स्रोतों में ना मिले। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ यानी कि पर्यावरण अनुकूल जल कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि उनसे जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है वह, उससे भी हमें नुकसान ना हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑयल स्पिल्स यानी कि जो तेल का रिसाव है उसकी रोकथाम की जाए, उचित रोकथाम हो उसकी, ताकि वह जल स्रोतों में डायरेक्ट ना मिले। अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन यानी कि लैंड पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण। Soil pollution refers to the contamination of land due to the disposal of solid waste, केमिकल्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी कि मृदा प्रदूषण का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट, रसायन और उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि का दूषित होना। इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इससे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। यानी कि जब जमीन है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और साथ ही में वह क्या हो जाए, इस तरीके से वेस्ट हो जाए वह ज़मीन, कि उसमें कई तरीके के रसायन वगैरह मिल जाए, कई तरीके के कीटनाशक मिल जाए और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह कम हो जाए, तो वह एक मृदा प्रदूषण कहा जाता है। इसकी बात करें सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन की, यानी कि इसके मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है? सॉलिड वेस्ट डंपिंग यानी कि ठोस अपशिष्ट का निपटान, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? निपटान, हाँ, निपटान दैट मीन्स हम जैसे बाहर जो कचरा फेंकते हैं जिसमें खूब सारा कचरे का ढेर हो जाता है, इस तरीके से, तो फिर वहाँ पे कई तरीके की गैसेज़ वगैरह बनती है अपने आप, तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है। यहाँ से जब बरसात होके इसका पानी जब बह के जाता है, जल स्रोतों में मिलता है, तो जल प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा इस एरिया में मृदा प्रदूषण भी होता है, यानी कि जो डंपिंग यार्ड होते हैं, जहाँ पर हम कचरा फेंकते हैं, तो वहाँ पर तो हर तरीके का प्रदूषण उससे होता है। तो पहला सोर्स तो इसका यही हो गया। सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यानी कि जो हम रासायनिक उर्वरक वगैरह यूज करते हैं, उससे मृदा प्रदूषण होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा, उससे मृदा प्रदूषण होता है। एंड माइनिंग एक्टिविटीज यानी कि जो खनन गतिविधियां हैं, उनसे भी मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि कई तरीके की जैसे पत्थर वाली खानें होती है, तो वहां से जब पत्थर वत्थर काटते हैं तो एक उसका बुरादा सा उड़ता है और जहां जाके गिरता है वहां एक परत सी बन जाती है, तो वहां भी उपजाऊपन खत्म हो जाता है जमीन का, तो इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रोके कैसे हम इसको? तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हमें अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए,
रिसाइक्लिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल्स, सामग्री को हम फेंके नहीं, जबकि उसका इस तरीके से किया जाए कि हम उसको रिसाइकिल कर सके और वापस उसको यूज ला सके। इस तरीके के प्लांट वगैरह लगाए जाए ताकि हम रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जा सके। एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका सही ढंग से क्या किया जाए, निपटान का नियमन किया जाए, रेगुलेशन किया जाए, ताकि जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है उसको हर कहीं ना फेंका जा सके। अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, यानी कि शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण क्या, ध्वनि प्रदूषण इसको कहते हैं, सॉरी, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जब ऐसी ध्वनि जो हमें सुनने में अप्रिय हो, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती हो, उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, यानी ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक और अवांछित ध्वनि के कारण पैदा होता है, जो कि मानव जीवन और वन्य जीवन को प्रभावित करता है। इट लीड्स टू हियरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि इससे श्रवण क्षमता, यानी सुनने की जो क्षमता है उसमें कमी आना, तनाव होना और नींद की समस्या का होना, जाहिर से इसके क्या है, साइड इफेक्ट है। बात करें सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, किस तरीके से ये पैदा होता है। पहला ट्रैफिक, यानी कि यातायात की आवाज़ें, इंडस्ट्रियल मशीन्स, यानी कि उद्योगों में चलने वाली मशीनरी, लाउड स्पीकर्स, यानी कि डीजे वगैरह, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि निर्माण कार्यों की आवाज़ें, जिसमें ग्लेंडर वगैरह चलना, मशीनें चलना और भी कई तरीके की कल कारखाने चलना, इन सब से ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स, यानी कि ध्वनि निरोधक तकनीकों का यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड स्पीकर्स, यानी कि लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगा के, यानी कि डीजे वगैरह जो बजते हैं, अनवांटेड तरीके से बजते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करके ग्रीन बेल्ट से अराउंड सिटीज, यानी कि शहरों के आसपास एक ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, जिसमें ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि वो नॉइज पोल्यूशन से इनसे क्या हो, फ्री हो। और एनफोर्समेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन लॉज, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो कानून है उनको सही ढंग से एनफोर्स करवा कर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मल एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी कि तापीय प्रदूषण। थर्मल पोल्यूशन इज caused बाय द डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड द पावर प्लांट अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ, यानी कि तापीय प्रदूषण उद्योगों और विद्युत संयंत्रों से गर्म जल के निकास के कारण होता है, जो जलीय जीवन को प्रभावित करता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट एंड रेडिएशन लीकेज पोजिंग सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स, यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु अपशिष्ट और विकिरण रिसाव के कारण होता है, जो कि गंभीर स्वास्थ्य खतरे को उत्पन्न करता है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं उनसे होने वाला प्रदूषण। बात करें इसके किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कूलिंग पॉन्ड्स एंड टावर्स बनाकर, यानी कि कूलिंग पॉन्ड और टावर बना के सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि जो परमाणु अपशिष्ट है उसका सही ढंग से डिस्पोज किया जाए, इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, यानी कि सुरक्षा नियम हम थोड़े मजबूत बनाए तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि पर्यावरण और राजनीति। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिज्म, यानी कि पारिस्थितिकीवाद। Ecologism is a political and ideological perspective that places the environment at the center of political, economic and social decision making, यानी कि इकोलॉजिज्म एक राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय निर्माण के केंद्र में रखने का काम करता है। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन सोसाइटीज must live within ecological limits and respect the interdependence between human and nature, यानी कि ये मानता है कि मानव जीवन को पारिस्थितिकी सीमाओं के भीतर रहना चाहिए और मानव तथा प्रकृति के बीच एक पारस्परिक निर्भरता का सम्मान करना चाहिए। यानी कि इकोलॉजिज्म ये कहता है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति के साथ एक सही तालमेल बनाकर रहे और प्रकृति की जो इकोलॉजिकल लिमिट्स है, जो सीमाएं हैं, उसी के बीच रहे और सभी प्राकृतिक चीजों का वह सम्मान करे, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिज्म। Ecologism goes beyond environmental protection and emphasizes a fundamental change in human attitudes, lifestyle and development models, यानी कि इकोलॉजिज्म केवल पर्यावरणीय संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव दृष्टिकोण, जीवन शैली और विकास मॉडलों में मूलभूत परिवर्तन पर बल देता है। इट व्यूज nature not merely as a resources but as a living system with an intrinsic value,
यह प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि आंतरिक मूल्य वाले जीवित तंत्र के तौर पे देखता है। यानी कि जो इकोलॉजिज्म है वो कहता है कि आप प्रकृति को बचाओ, यहीं तक बात नहीं बनेगी। यानी कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वही इकोलॉजिज्म है, नहीं। इकोलॉजिज्म कहता है कि प्रकृति भी एक जीवंत सिस्टम है और प्रकृति को उस हिसाब से मनुष्य का एटीट्यूड होना चाहिए, उसी हिसाब से मनुष्य की लाइफस्टाइल होनी चाहिए और मनुष्य के जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो भी प्रकृति को ध्यान में रखकर ही बने जाने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिज्म कहते हैं। की फीचर्स की बात करें, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इट फोकसेस ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पारिस्थितिकी संतुलन और सततता पर जोर देती है। इट एम्फसाइज लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि मानव के आर्थिक विकास की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए या करती है। प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, यानी कि ये मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है। क्रिटिसाइज एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म, यानी कि अत्यधिक औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद की आलोचना करती है। यानी कि जब आज प्रचुर मात्रा में डेवलपमेंट होता है और प्रचुर मात्रा में वनों को काटकर, पहाड़ों को काटकर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, और जो उपभोक्तावाद है, यानी कि जहाँ पर भौतिकवाद ज़्यादा है, जहाँ पर उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको ये उसकी आलोचना करती है, उसको क्रिटिसाइज़ करती है। इट सपोर्ट्स ग्रीन पॉलिटिक्स एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, यानी कि हरित राजनीति और पर्यावरणीय आंदोलनों का समर्थन करती है। हरित राजनीति का मतलब होता है मानव की वो सारी गतिविधियाँ जो प्रकृति को ध्यान में रखकर की जाती हैं, वह हरित गतिविधियाँ कहती है। उसमें एक हरित राजनीति भी है कि जो भी आप नियम, कानून, कायदे बना रहे हो, वो प्रकृति को, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। अब बात करते हैं इको फेमिनिज्म, यानी कि पारिस्थितिकी नारीवाद। इसको थोड़ा-सा यूँ समझो कि ये एक तरीके से जो हमारे समाज की जो पितृसत्तात्मक है, जिसमें हमेशा ही महिलाओं को का एक तरीके से दमन हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है, इको फेमिनिज्म में जो इकोलॉजी है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, उसको एक नारी के तौर पे समझकर और नारी के साथ तुलना करके ये बताया गया है कि जिस समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में नारी का दमन हुआ है, उसी हिसाब से इकोलॉजी का भी क्या हुआ है? दमन हुआ है। Ecofeminism is a theoretical and political movement that connects the exploitation of nature with the oppression of women। यानी कि इकोफेमिनिज्म एक सैद्धांतिक और राजनीतिक आंदोलन है जो कि प्रकृति के शोषण को महिलाओं के दमन से जोड़ता है। It argues that both women and the environment are dominated and exploited by patriarchal and capitalistic सिस्टम, यानी कि ये मानता है कि पितृसत्तात्मक और जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं समाज की, वो महिलाओं और पर्यावरण दोनों का क्या करती है? शोषण करती है। यानी कि जिस प्रकार आज पूंजीवादी समाज वनों को, जंगलों को काटकर इंडस्ट्रीज बनाता है, यानी कि प्रकृति को बिना ध्यान में रखे हुए अपने विकास की बात करता है, ठीक इसी हिसाब से जो पितरात्मक सत्ता है, उसने महिलाओं को क्या किया है? एक्सप्लॉइट किया है। तो इस तरीके से इसने प्रकृति को और महिला को, दोनों को एक तरीके से मानकर दोनों को उसी हिसाब से इसने देखा है। इको फेमिनिज्म उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। इको फेमिनिज्म हाइलाइट्स दैट वीमेन स्पेशली इन रूरल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इको फेमिनिज्म इस बात पर प्रकाश डालता है कि विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में जो महिलाएं हैं, वो प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखती हैं और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट एडवोकेट्स जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। यह लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक सततता की वकालत करता है, यानी उसको सपोर्ट करता है। की फीचर्स की बात कर लेते हैं, की आइडियाज, यानी कि इसके प्रमुख विचार क्या है? इट लिंक्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि ये पर्यावरण क्षरण और लैंगिक असमानता के बीच संबंध को बताता है। क्रिटिसाइज पैट्रियार्कल डोमिनेंस ओवर नेचर एंड वीमन, यानी कि प्रकृति और महिलाओं पर पितृसत्तात्मक प्रभुत्व की आलोचना करता है। इट एम्फसाइज वीमेंस रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर यह बल देता है। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि सतत एवं समुदाय आधारित विकास का समर्थन करता है। इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय को बढ़ावा देता है। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू ए डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि
सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। यानी कि सतत विकास का मतलब होता है कि हम प्रकृति को इस प्रकार यूज करें ताकि हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो सके लेकिन साथ में जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ है, उनकी ज़रूरतों के साथ कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ेशन ना हो। यानी कि उनके लिए भी हम उस प्राकृतिक रिसोर्सेज को क्या रखें, बचाए रखे। उस विकास का नाम क्या है? सतत विकास। इट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। यानी कि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करना है। Sustainable development emphasizes efficient use of resources, environmental conservation, and long-term planning. सतत विकास संसाधनों के कुशल उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालीन परियोजना पर जोर देते हैं। It is a key concept in addressing global challenges such as climate change, poverty, and environmental degradation. ये जलवायु परिवर्तन, गरीबी और पर्यावरण क्षरण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की एक प्रमुख अवधारणा भी है। यानी कि आज हमारे समाज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। यानी कि हमारी वर्तमान पीढ़ियों को वर्तमान ज़रूरतों को इस प्रकार पूरा करें ताकि भविष्य की जो पीढ़ियाँ है उनकी ज़रूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब बात करते हैं की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। इंटर जनरेशनल इक्विलिटी यानी कि जो पीढ़ी गत समानता है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच, उसमें समानता होनी चाहिए। यानी कि आज हम जैसा है या आज जो ज़रूरतें हैं हमारे पास या आज जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो भविष्य में बचे रहे। बैलेंस्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विकास का संतुलन। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्लानिंग यानी कि दीर्घकालीन पर्यावरणीय योजनाएं बनाना। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में हम जानेंगे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यानी कि जल संरक्षण की तकनीकें या विधियाँ। क्या होता है जल संरक्षण? यानी कि बरसात के पानी को बचाना, उसको बाद में यूज करना वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इंट्रोडक्शन टू वाटर हार्वेस्टिंग। Water harvesting refers to the collection, storage, and management of rainwater and surface runoff for the future use। यानी कि जल संचयन का अर्थ है कि वर्षा जल और सतही जल प्रवाह का संग्रहण करना, का भंडारण करना और प्रबंधन करना ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। It is an important technique for conserving water resources, recharging groundwater, and ensuring security, especially in water scarce regions। यानी कि यह जल संसाधन के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो विशेषकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी की क्या है कमी, जैसे राजस्थान जैसे शहर है या लद्दाख जैसी जगह है या फिर जो हिमाचल प्रदेश है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ पानी नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की सच में कमी है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर ये वाली जो टेक्निक्स होती है वाटर हार्वेस्टिंग की, ये वाटर सिक्योरिटी को क्या करती है, इंश्योर करती है और ग्राउंड वाटर को क्या करती है, रिचार्ज करने का काम करती है। Water harvesting techniques help reduce dependency on surface water and groundwater sources and play a crucial role in sustainable water management। यानी कि जल संचय तकनीकें सतही जल और भूजल स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है और सतत जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हम अगर जल संचय करेंगे तो जो हमारे पास भूजल या जो सतही जल है उस पर ही हमारी निर्भरता है, उसको ये कम करती है और हमारे पास अलग भी एक जल संचय होता है, भंडार होता है और ये हमारे जल मैनेजमेंट यानी कि जो वाटर प्रबंधन है, उसका भी क्या करती है ये, उसको भी वह महत्वपूर्ण करने में भूमिका निभाती है। बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट। पहली बात कर लेते हैं कैचमेंट क्या होता है, यानी कि जहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं यानी कि स्टोर करते हैं, उसको हम कैचमेंट कहते हैं। कैचमेंट रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम विच रेन वाटर इज कलेक्टेड। यानी कि कैचमेंट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ से वर्षा के जल का क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं या यूँ कहे एकत्र करते हैं। बेस्ड ऑन साइज एंड स्केल कैचमेंट एरियाज आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट्स। यानी आकार और स्तर के आधार पर कैचमेंट क्षेत्र को माइक्रो और मैक्रो यानी कि
छोटा और बड़ा कैचमेंट में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जब हम वो जो बारिश के जल है, यानी कि ये हमारी छत है घर की, ठीक है? ये हमारे घरों की क्या है, छत है, और जब बरसात आई तो इस छत पे जो पानी बरसा उसको हमने एक पाइप से क्या किया, कलेक्ट किया और हमारे जो एक टैंक बनाया हुआ था उस टैंक में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो ये हमारा कौन-सा कैचमेंट कहा जाएगा, माइक्रो। और जब हम एक बड़े एरिया से क्या करते हैं, हम वाटर को कंज़र्व करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कौन-सा एरिया कहा जाएगा, मैक्रो कैचमेंट एरिया कहा जाएगा। Micro catchment involves collecting rainwater from small areas such as rooftops, courtyard और small plot of land। यानी कि माइक्रो कैचमेंट में छोटे क्षेत्रों जैसे छतों, आंगन या छोटे भूभाग से वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड एट हाउस होल्ड और फार्म लेवल। यानी इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू या खेत स्तर पर किया जाता है। वहीं हम बात करें मैक्रो कैचमेंट की, इट इन्वॉल्व्स collecting water from large areas such as hills, वैलीज, रोड्स एंड लार्ज लैंड सरफेस। यानी कि मैक्रो कैचमेंट में हम बड़े क्षेत्रों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पहाड़ियाँ, घाटियाँ, सड़कें और विस्तृत भूमि से जल संग्रह किया जाना। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिटी लेवल और रीजनल वाटर मैनेजमेंट। यानी कि इसका उपयोग सामान्यतया सामुदायिक और क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए किया जाता है। यानी कि जो मैक्रो कैचमेंट होता है, एक तरीके से हम यूँ कहें समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जो माइक्रो होता है वो एक व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। माइक्रो कैचमेंट कवर्स स्मॉल एरियाज व्हाइल मैक्रो कैचमेंट कवर्स लार्ज एरिया। यानी कि माइक्रो कैचमेंट में छोटे क्षेत्रों को कवर करता है, जबकि मैक्रो बड़े क्षेत्र को करता है। माइक्रो कैचमेंट इज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल यूज व्हाइल मैक्रो कैचमेंट सर्व्स कम्युनिटी। यानी कि माइक्रो कैचमेंट व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, जबकि मैक्रो सामुदायिक स्तर पर उपयोगी होता है। माइक्रो सिस्टम्स आर लो कॉस्ट व्हाइल मैक्रो सिस्टम टेक्निक रिक्वायर लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो माइक्रो सिस्टम है, जो माइक्रो प्रणाली है, वह कम लागत वाली होती है, जैसे हमारी छत वगैरह से, हमारे आंगन से हम कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि जो मैक्रो वाली प्रणाली है उसमें एक बड़े हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए उसकी लागत भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यानी कि जल संग्रह की या संरक्षण की पारंपरिक विधियां कौन-कौन सी है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स आर इंडोजिनस टेक्निक्स डेवलप्ड बाय लोकल कम्युनिटीज ओवर सेंचुरी टू मैनेज वाटर एफिशिएंटली। यानी कि पारंपरिक जल संरक्षण विधियां वे स्वदेशी तकनीकें हैं जो स्थानीय समुदायों ने सदियों से जल के कुशल प्रबंधन के लिए विकसित की है। दीज मेथड्स आर इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सुटेड टू लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी कि विधियां पर्यावरण अनुकूल है, कम लागत वाली है और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होती है। यानी कि राजस्थान में राजस्थान जैसी है, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल जैसी है, लद्दाख में लद्दाख जैसी है, बिहार में बिहार जैसी है। यानी कि इको फ्रेंडली और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको ये क्या करती है, सूट करती है। और ऐसी प्रणाली है जो सदियों से चली आ रही है, उनको हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, स्पेशली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। यानी कि भारत में विशेष रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन प्रणाली समृद्ध विरासत रही है। यानी कि आप राजस्थान जैसे राज्यों को देख लीजिए जहाँ पर सूखा होता है, लेकिन वहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन के हमने बहुत सारे मेथड देखे हैं या हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे हैं। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड, जिसमें पहली बात करें स्टेप वेल्स की। यानी कि जो सीढ़ी नुमाए कुएं हैं, जिनको हम बावड़ी वाव कहते हैं। यानी कि आप कई बावड़ी देखते हो, जैसे हमारे यहाँ पे जो चांद बावड़ी है, घीतेल बावड़ी, बहुत सारी बावड़ी, आप हर किसी गढ़ में जाओ, हर किले में जाओ, आपको कई बावड़ियाँ वहाँ पर मिलेंगी। और बूंदी तो ऐसा है जिसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है, रानी की बावड़ी वहाँ पे है। तो बावड़ी क्या होती है कि अंडरग्राउंड एक कुआँ होता है जिसमें कई तरीके की क्या लगी हुई है, स्टेप वॉल्स लगी होती है, और ये कई कितनी गहरी होती है, और बरसात का पानी इसमें क्या होता है, इकट्ठा होता है, जो कि कई तरीके से काम आता है पेयजल में, और नहाने धोने में भी कई तरीके के काम में आता है। और अंडरग्राउंड वाटर को भी ये क्या करता है, रिचार्ज करने का काम करता है। तो स्टेप वॉल्स एक पारंपरिक तरीका है। इसके अलावा टैंक्स एंड पॉन्ड, यानी कि तालाब और टैंक बनाकर, जोड़े बनाकर, यानी कि जोड़ आज क्या होता है, आप जानते हो अपन जो शेखावाटी है ये जोड़ों के लिए फेमस है, नागौर एरिया है वो जोड़ों के लिए फेमस है, तो जोड़ा बनाकर भी वाटर कंजर्वेशन होता है। इसके अलावा कूल्स एंड जिंक्स, यानी कि कूल एंड जिंक क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं। कूल्स एंड जिंक्स ये बेसिकली जो कूल्स होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं,
कि ये जल नहर होती है जो कृत्रिम तौर पे बनाई जाती है, जैसे ग्लेशियर या झरने से क्या की जाती है, निकाली जाती है और ढलान के बल ये कहाँ लाई जाती है, दूसरे एरिया में पहुँचाई जाती है। वहीं जो जिंक्स होते हैं, वो लद्दाख में ज़्यादातर स्पेशल बनाए जाते हैं, जो कि बर्फ़ के पिघलने से जो पानी होता है, उसको स्टोर कर कर एक टैंक में डाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिंक्स कहते हैं। तो कूल एंड जिंक्स भी ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा आहार पाइन सिस्टम, आहार पाइन सिस्टम क्या होता है, ये बिहार और झारखंड में फेमस है। आहार एक कृत्रिम जलाशय होता है और पाइन एक संकरी छोटी सी नहर जैसी होती है, जैसे यानो या कोई पानी का स्रोत है, जैसे कोई नदी वगैरह है। इससे क्या है कि एक संकरी सी नाली बनाकर हम क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको कहाँ तक लाते हैं, उस जलाशय तक लाते हैं। तो ये भी एक वाटर कंजर्वेशन का क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको आहार पाइन सिस्टम कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड यानी क्या पारंपरिक विधियों का क्या महत्व है। सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली यानी कि सतत है और पर्यावरणीय अनुकूल है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि इसकी रख रखाव लागत कम है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक सहभागिता है। इफेक्टिव ग्राउंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि प्रभावी भू जल पुनर्भरण का एक तरीका है। अब बात करते हैं ग्रीन एंड ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। Green water harvesting refers to the conservation and efficient use of rainwater stored in soil for plant growth। यानी कि ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है कि मिट्टी में संग्रहित वर्षा जल का संरक्षण और कुशल प्रबंधन जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग सॉइल मॉइस्चर थ्रू टेक्निक्स लाइक मल्चिंग, काउंटर फार्मिंग काउंटर फार्मिंग एंड एफोरेस्टेशन। यानी कि ये मल्चिंग, कंटूर खेती और वनीकरण जैसी तकनीकों के माध्यम से मृदा नमी को बढ़ाने पर केंद्रित होती है। यानी कि जो ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको ये समझते हैं कि जैसे मान लो अभी जिस मौसम है, यानी कि हम सर्दियों में देखते हैं कि कई खेतों में आपने ऐसा देखा होगा कि इस तरीके से प्लास्टिक क्या की जाती है, खेतों में लगा दी जाती है, ठीक है। और इस पे एक छोटा सा होल होता है और एक छोटा सा हरा हरा पौधा इसके बाहर से निकला हुआ होता है। यानी प्लास्टिक से पूरा पौधा क्या किया हुआ होता है, वो पूरी लाइन ही कवर की होती है, इसको बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग अलग तरीके से होती है। मल्चिंग का मतलब होता है पौधों की जड़ों को इस तरीके से ढक देना, ताकि अंदर जो सॉइल है उसका मॉइस्चर बना रहे और अंदर जो पानी है उसकी जो कैपेसिटी है वो बनी रहे अंदर, उसको बोलते हैं मल्चिंग। और काउंटर फार्मिंग क्या होती है, ऐसी सीढ़ी-नुमा खेती, यानी ढलान के बल सीढ़ियों के सीढ़ी-नुमा खेती कर देना इस तरीके से। ताकि यहाँ से जो पानी आता है तो एक तो वो फ्लो में बाहर चला जाए, और एक जो सीढ़ी-नुमा होती है, तो इन सीढ़ियों में फँसकर वह पानी चारों तरफ फैल जाए, इसको बोलते हैं कॉन्टूर फार्मिंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में इधर खूब होती है। और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण बढ़ाना, यानी कि ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो मिट्टी है उसके अंदर ही पानी को क्या करना, कंज़र्व करना। ऐसा नहीं कि कोई टैंक वगैरह बना दिया और हमने पानी को ऐसे बाहर इस तरीके से रख लिया और हम उसको पीने के काम में ले रहे हैं, नहीं। ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है मिट्टी के अंदर ही पानी को क्या करना, कंजर्व करना, यानी कि उसको इस तरीके से मल्चिंग वगैरह करके, काउंटर फार्मिंग करके या वनीकरण को बढ़ावा देकर उस पानी को मिट्टी के अंदर ही रखना ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वहीं बात करें ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग की, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन रिवर्स, ponds, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूज। यानी कि जो ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें नदियों, तालाबों, टैंकों और जलाशयों में सतही और भूजल का संग्रह करना, भंडारण किया जाता है, ताकि घरेलू और कृषि उद्योगों में उसका क्या किया जा सके, यूज किया जाए। यानी कि ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो हमारे जलाशय हैं, जो हमारे टैंक है, तालाब है, नदियाँ हैं, उनमें क्या किया जाए, हम पानी को क्या करें, स्टोर करें, दैट इज नोन एज ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। Both green and blue water harvesting techniques are essential for sustainable water resources management। यानी कि ग्रीन और ब्लू दोनों ही प्रकार की जल संचयन तकनीकें सतत जल प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक है। बात करें की टेक्निक्स, यानी कि ग्रीन वाटर की क्या टेक्निक्स है, जैसे करना, टेरेसिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना और एफोरेस्टेशन करना, यानी कि सीढ़ीनुमा खेती, फसल चक्र, वनीकरण, मल्चिंग, ये ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड है। वहीं ब्लू वाटर की बात करें तो चेक डैम्स, रिजर्वेयर्स, फार्म पॉन्ड्स और रेन वाटर टैंक्स। यानी कि चेक डैम बना दिया जाए, जलाशय बना दिया जाए, फार्म पॉन्ड बना दिया जाए, वर्षा टैंक, जल टैंक बना दिया जाए, ये सारे ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है। यानी कि इसको सिंपल समझे, ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ पानी को नदी, तालाब आदि में बचाना, और ग्रीन वाटर का मतलब, हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ मिट्टी के अंदर ही पानी को बचाना, दैट इज ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये था अपना एनवायरमेंटल एथिक्स का पेपर दोस्तों, सेमेस्टर फर्स्ट का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। पेपर का नाम था
एनवायरमेंटल एथिक्स सेमेस्टर फर्स्ट एसईसी का पेपर, इसकी वन शॉट क्लास थी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस पेपर की तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है विद आंसर, वो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। सो कीप वॉचिंग एंड डू स्टे कनेक्टेड विथ करियर एजुनेस्ट। थैंक यू।